प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या वजीरों को दिए गए सर्टिफिकेट्स हुकूमती हलकों में दरार की वजह बनने जा रहे हैं? वज़ीर आज़म ने 10 वजारतों को कारकर्दगी की बुनियाद पर तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स दिए हैं। जहां सोशल मीडिया पर इन वज़रा को लेकर एक बहस छिड़ चुकी है, वहीं कप्तान के जो अहम खिलाड़ी हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान, वो भी सवालात उठा रहे हैं। अली मोहम्मद ख़ान ने खुद को 12वां खिलाड़ी कहते हुए एतराज़ उठाया है कि जो वज़रा अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करते, अवार्ड के हकदार वही ठहरते हैं। इसके अलावा एक ख़त के ज़रिए शाह महमूद कुरैशी ने सर्टिफिकेट्स का फैसला करने वाली कारकर्दगी रिव्यू कमेटी के सरबराह शहजाद अरबाब से ये पूछा है कि हमारे काम पर कभी तशवीश तो नहीं की गई, 26 में से 22 अहदाफ हासिल भी किए, लेकिन फिर वजारत में आखिर क्या खराबी रही? जहां वजारत ख़ारजा फैक्टिव से लेकर अमरीका और अफ़गानिस्तान के मसाइल में उलझी रही और अब अपना कसूर पूछ रही है, वहीं कुछ वजारतें ऐसी भी हैं जो बज़ाहिर अवाम में मकबूलियत तो दूर बल्कि खासी तनकीद की जद में रही हैं, लेकिन तारीफ़ी जो असनाद हैं उनकी वो हकदार करार दी गई हैं। जैसे फूड सिक्योरिटी का ये हाल है कि अब तक यूरिया खाद ब्लैक में मिल रही है, किसान दुआइयाँ दे रहे हैं और आइंदा फसलों की पैदावार कम होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो फिर फ़ख्र इमाम को तारीफ़ी सनद किस खाते में दी गई? मुल्क की सड़कों और पुलों के मामलात किसी से ढके छुपे नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म ने सबसे अच्छे की आवाज़ देकर मुराद सईद को तारीफ़ी सनद कैसे दे दी? वज़ीर इंसानी हुकूक तो अपने बिल पर लापता होने की दुहाइयाँ देती रहीं, तो शीरी मज़ारी को सनद का हकदार ठहराकर शाबाशी का सर्टिफिकेट किस तरीके कार के तहत उनके हाथ में थमाया गया? तिजारती खसारा बढ़कर 25 अरब डॉलर तक पहुँच गया है, लेकिन वज़ीर मौसूफ अब्दुल रज़ाक दाऊद की कारकर्दगी को अच्छा जानकर तारीफ़ी सनद क्यों कर दी गई? वज़रा को वज़ीर आज़म ने अवामी खिदमत पर जो तारीफ़ी असनाद दी, इस पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों की राय हमने आज पूछी कि वो मुतमईन हैं या नहीं। क्या उनका जवाब था, आप खुद ही देखिए। अवार्ड जो है ना, उन्होंने मेरिट पे नहीं दिया है। अवार्ड शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए था, जो अस्कार करदगी उसने दिया था। मुराद सईद को नहीं चाहता है। शौकत महमूद को किस चीज़ का मिला है? बच्चों को छुट्टियां देने का। और मुराद सईद ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। ये वज़ीर साहब को देख ले, इसने तो बच्चों की भी तालीम बर्बाद की, पाकिस्तान की रेपुटेशन को भी ख़राब की और हमारी ज़िंदगी को भी ख़राब की। शौकत महमूद साहब की तो कोई भी ऐसी एजुकेशन में कारकर्दगी नहीं है। आप बताओ कि इमरान खान ने कौन सा अच्छा, उसकी हुकूमत ने कौन सा अच्छा काम किया कि जिस पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा? परफॉर्मेंस तो सबके सामने है, जो उन्होंने 10 वज़रा को दिया है, मेरे ख्याल में कोई एक भी उनमें से हकदार नहीं है इस हवाले से। इमरान खान को चाहिए कि कोई ऐसे इकदाम करें जिससे आवाम को कुछ रिलीफ मिले, ना कि अपने वज़रा को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं अवार्ड देके। इसके नाहिले पहले दिन से ही शुरू थे, तो आजकल ये सर्टिफिकेट भी दे रहा है और वो अपनी नाहिले को पता नहीं क्यों सा रुख दे रहा है। इनकी हुकूमत में तो बिल्कुल आवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। ये जो शीटें दे रहे हैं, कह रहे हैं कारकर्दगी इनकी अच्छी, इनकी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं है। 10 वज़रा को उन्होंने भी जो उनसे शील्ड्स वगैरह दिए हैं, उससे तो नहीं कुछ होता। अभी आगे देखें उनकी कारकर्दगी देखें। पहले मुल्क के हालात को ठीक करें, फिर शील्ड दी जाए। ऐसे शील्ड देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो अवाम ने डिसाइड करना था कि उनकी हुस्न कारकर्दगी क्या है। उन्होंने खुद से डिसाइड करके अपने वज़रा को शील्ड दी, ये गलत बात है। 3 साल के अंदर उसने क्या किया? तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया उसने। कोई चीज़ अभी इतने इख्तिमाम पे नहीं पहुंची क्यों किसी को कारकर्दगी की वजह से अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। भाई अवार्ड का तो पता नहीं, लेकिन हम गरीबों आवामों को तो लूट लिया। नाजरीन, जिन मंसूबों का वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा अपनी तकरीरों में बार बार जिक्र किया करते थे, तारीफ़ी असनाद की फहरिस्त में उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। जैसे वज़ारत ख़ारजा की कामयाबी के गुण गाए जाते रहे, मगर तारीफ़ी असनाद की लिस्ट में उसका जिक्र कहीं बहुत पीछे रह गया। क्रिमिनल लॉ तरमीम बिल लाने वाले फ़रूक नसीम के नाम का ऐलान हुआ और ना ही बिलियन ट्री मंसूबे की रूह रवा ज़रताज गुल हमें कहीं नज़र आई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का क्रेडिट लेने वाले शिबली फराज का कहीं जिक्र है, ना ही IMF से मुज़ाकरात करने और मईशत की बेहतरी के दावे करने वाले शौकत तरीन को याद रखा गया है। यहाँ तक कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मुआविन खुसूसी शहजाद अरबाब, जिन्होंने वजारतों की कारकर्दगी को जांचा है, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश की है, उनकी अपनी वजारत की कारकर्दगी इसी रिपोर्ट की रैंकिंग में 18वें नंबर पर है। फवाद चौधरी और शहबाज गिल, जो हुकूमत के दिफा और अपोजिशन को नाकों चने चबवाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, उन्हें भी कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद, जो दिन रात हर वक्त हम देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हैं, वज़ारत इत्तलात और नशरियात में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, फवाद को शाबाशी क्यों नहीं मिली? ये वो बात कर रही हैं आप, वो जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट? जी जी जी, मैं उसी पे बात कर रही हूँ।
नहीं, वो एक्चुअली देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये मानता हूँ कि जो इसमें कम्युनिकेशन है वो नहीं हो सकी, समझ नहीं आ सकी लोगों को कि ये क्राइटेरिया क्या था, कैसे बना, और पहले एक्चुअली ये समझाना चाहिए था और फिर इसको में कुछ चेंजेस भी चाहिए थी। एक्चुअली देखें, इसका क्राइटेरिया कुछ इस तरह बनाया था इन्होंने कि जुलाई में इन्होंने पूछा मिनिस्ट्रीज से कि आप इस साल क्या क्या प्रोजेक्ट जो हैं अपनी मिनिस्ट्रीज में कर रहे हैं। उसके बाद उसके अगेंस्ट जो पैसे रिलीज हुए, तो जो मेन क्राइटेरिया ये था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कितने पैसा जो है वो कंज्यूम हुआ है, कितना पैसा खर्च कर लिया गया है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो कितनी तेजी से आगे बढ़े। सही। अब मतलब मेरी मिनिस्ट्री में जो इस वक्त हमारे 80% से ज्यादा है, लेकिन 2 प्रोजेक्ट्स जो है उनकी वजह से हमें नंबर कम मिले। वो 2 प्रोजेक्ट्स याद है। एक प्रोजेक्ट ये था कि आपने अफ्रीका में प्रेस कॉन्सुलर्स दिखाने, जैसे बोत्सवाना है, घाना है, ये नामीबिया है। मैंने आके इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। मैंने ये कहा कि नहीं, हमें इसमें प्रेस कॉन्सुलर्स नहीं चाहिए, हमें इसमें हम कल्चरल कॉन्सुलर्स बनाते हैं, क्योंकि अफ्रीका की ये प्रेस, नामीबिया वगैरह की प्रेस में हमारे लिए शायद इतनी इम्पोर्टेंस ना हो। अच्छा। अब वो पैसे क्योंकि नहीं खर्च हुए, तो वो पैसे वो मेरी जो पॉइंट्स हैं वो कम हो गए। अच्छा, जिन वजारतों को जुलाई में पैसे मिले, जिन्होंने खर्च कर लिया, पता नहीं वो सही खर्च हुए नहीं खर्च हुए, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। मतलब कि उनको फिर वो क्राइटेरिया, ये था क्राइटेरिया। एग्जैक्टली इस तरह था। इसी तरह से मसलन हमने ये कहा कि केबल जो है उसको हम डिजिटलाइज करेंगे। अब केबल डिजिटलाइज करने में एक तरीका ये था कि हम 4 करोड़ डिजिटल बॉक्सेस चाइना से इंपोर्ट करें। तो मैंने ये कहा कि नहीं, ये क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है, तो हमें ये बाहर से इंपोर्ट हम ना करें, हम यहाँ फैक्ट्री चाइना से बात करें और यहाँ फैक्ट्री लगे और यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करें, ताकि हमें इतने डॉलर वहाँ पे ना देना पड़े। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो इसमें वो डिले हो गया, लेकिन वो जो कागजों में वो हमारे पॉइंट्स कम हो गए। तो ये इस तरह का एक टेक्निकल असेसमेंट थी। इसका मतलब इम्तिहान ही सही नहीं था फवाद। हाँ, ठीक बात है। इसकी कम्युनिकेशन बहरहाल आई थिंक वो वेरी। तो इस 3.5 सालों की कारकर्दगी नहीं थी। जुलाई से अब तक कितने महीने बनते हैं? 9 महीने बनते हैं। ये 9 महीनों की कारकर्दगी की बुनियाद पर हुआ ना, तो ये फेयर है? ये इज इट फेयर? बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं उनके 9 महीने के। ऑपरेटली अब जो मीडिया में जिस तरीके से आया उसमें तो जाहिर अनफेयर ही लग रहा है, और वो तो उसमें एक्चुअली जो काफी जो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले मीडिया में को कम्युनिकेट होना चाहिए था कि ये हो क्या रहा है, और उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि ये 1 to 3 के बजाय ये अगर इस पे चला जाए कि 80% और 90% किसके हैं, 100% बजाय इसके कि आप 1 to 3 करें। बट आई एग्री विद यू, अपैरेंटली इसका वो एक अच्छा नहीं जाता मैसेज। ये लगता है कोई अपने अंदर ही कोई दुश्मन है जो पार्टी में दरारें डालने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे टाइम पे जब 6 महीने बाद 4 महीने बाद आपका इलेक्शन ईयर शुरू होने वाला है और इतने अहम वुज़रा को आप डीमोरलाइज कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान नाराज हो गए हैं, कुरैशी साहब ने खत लिख दिया है, तो ये हौसला आप लोगों का बढ़ेगा या कम होगा? एक्चुअली देखिए, मैंने तो कंसीड भी किया और मैंने तो कहा कि नहीं, बिल्कुल सही था। तो फ्रेंकली ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, इसमें किसी का वो नहीं था, और जो उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट वालों ने जो जारी किया था वो बिल्कुल सही किया। फ्रेंकली मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन आई वुड से कि जिस तरह से आपने अभी बात की है ना, जो कम्युनिकेशन है वो इतनी मिजरेबल हुई है कि उसमें एग्जैक्टली यही लग रहा है। वो शौकत तरीन साहब अपनी जगह नाराज है, शाह साहब अपनी जगह नाराज है, अली मोहम्मद अपनी जगह नाराज है, क्योंकि जो एक जर्नल एक्चुअली इवन मेरे हल्के के जो लोग हैं, अब हर बंदे को आप समझा सकते हैं कि इस तरह है। फरूक नसीम साहब ने फवाद बड़ा काम किया है पिछले दिनों। आप देखें जब कवानीन में तरामीम, फिर वो क्रिमिनल लॉज, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। फिर हम आपको भी देखते हैं, हमें तो कहा जाता था खारजा पॉलिसी में बड़ी कामयाबियां हैं, तो हमें कहा जा रहा है कि मईशत दुरुस्त समत में चल रही है। तो ये सारे वुज़रा कहीं गायब, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए इस लिस्ट में, इसलिए कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो क्वालिटेटिव असेसमेंट उस तरह की नहीं थी। उस तरह तो फिर आप देखें ना, हमने पीटीवी को एक पूरे खसारे में था जब हमें मिला। इस साल हमने उसको 1 अरब रुपए से भी ज्यादा के प्रॉफिट में कर लिया। हमने 2 टेलीविजन अपने डिजिटलाइज कर दिए। तो वो सारे काम, लेकिन वो उसमें उतने नहीं आए हैं।
नहीं तो आप तो कम्युनिकेशन के ज़ाहिर है वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, कोई पहले डिस्कशन नहीं हुई, कोई कम्युनिकेट नहीं किया गया। ज़ाहिर है जब इतनी बड़ी तकरीब होने जा रही थी तो आप लोगों ने पूछा तो होगा किस चीज़ की तकरीब है, आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो आप सबके साथ शेयर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ये अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल वो मिस कर गए। कोई उन्होंने इसके ऊपर पहले कम्युनिकेशन की मीटिंग नहीं की, कुछ चीज़ें उन्होंने उस तरह से तय नहीं की और जिसकी वजह से ये एक जो है वो एक काफी तो आप भी नाराज हैं अब बाकी वज़रा की तरह? मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि बड़ा जबरदस्त था, इसका एक्चुअली आइडिया भी बड़ा जबरदस्त है और ये तरीकाकार भी बड़ा जबरदस्त है, लेकिन जो इसमें एक दो अमेंडमेंट्स की जरूरत जरूर है, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा तरीका है। देखे ना, मैं कमिट करके आता हूँ इस साल मैं ये करूंगा, तो फिर अगले आप ये जो है उनका ये राइट है पूछना कि तुमने ये कहा था कि ये करेंगे तो कहाँ पहुंचे हो। आई थिंक दिस इज रियली गुड वे ऑफ आई वुड से कि अपनी बताने का। तो जो टॉप 10 में है वो मेरिट पे है, आपको लगता है वो मेरिट है? ठीक है, देखो ना, जो मेरिट है ना वो ये, जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा हूँ कि मेरिट ये है कि उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो है वो इतने हमने पैसे खर्च कर लिए हैं, ये प्रोजेक्ट इतने पे पहुंच गए हैं। तो ये 2+2 है, इसमें कोई वो नहीं है कि इतनी उसमें किसी की डिस्ट्रेक्शन वगैरह उतनी नहीं है। अच्छा चलें, ये तो अब पार्टी में एक ज़ाहिर एक रिफ्ट भी नज़र आ रही है, नाराज़गी भी नज़र आ रही है। ऐसे मौके पे हमें ऑपोजिशन भी बहुत ज़्यादा गर्म नज़र आ रही है। पिछले हफ्ते में जो मेल मुलाकातें हुई, कोई ख़तरा कोई लग रहा है, कहीं से इशारे हो रहे हैं आपको लग रहा है ऑपोजिशन को? क्योंकि बाप ने तो फ़ौरन कह दिया है, आपने बाप के जो सियासी लीडर्स हैं उनकी आपने गुफ्तगू सुनी होगी, वो कहते हैं हमारे जो इशारे थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। तो मतलब ये है कि ऑपोजिशन अगर खुलकर अब सामने आ रही है, कहीं से थपकी मिली है बकौल शेख रशीद साहब के जो सर उनके हाथ उनके सर पे था, कहीं अब ऑपोजिशन के सर पे तो नहीं आ गया फवाद? देखिए, बात यह है कि ये तो कोई भी जो अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, वो अपनी पॉलिटिक्स में वो उन्होंने अपनी जगह रखनी होती है। ये जो सारी बातें कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं हम तरीके एतमाद लेके आएंगे, लेकिन आपने देखा ना कोई डेट है, ना सर है, ना पैर है, इन दिलों में वो जान नहीं है। आप मुझे बताएं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में कोई जी होश शख्स आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ के खानदान को मुल्क में वापस इक़्तिदार में देखना चाहता है? आंसर इज नो। ये जो पार्टीज हैं ये तो इस वक्त जो है वो रेलीगेट हो गई हैं चंद इजला के लिए। चंद इजला में इनका असर है, उसके बाद इनका असर भी कोई नहीं है। लिहाजा इनका जो इस वक्त जो सिचुएशन है ये तो सिर्फ अपने आप अपनी जान बचाने में हुई है, जान अपनी। लेकिन ये आप लोग कैसे कह सकते हैं कि अगर अवाम इन दोनों पार्टीज को नहीं देखना चाहती, तहरीक इंसाफ को कैसे देखना चाहती? ये आप लोग कैसे कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ को अवाम देखना चाहती है? क्या हम तो इलेक्शन जीत के आए हैं ना, अभी भी 1100 1150 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं। आप देख लें कि पीपल्स पार्टी कितनी सीटों पे इलेक्शन उम्मीदवार खड़े कर सकती है और नून कितनों पे खड़े कर सकती है। एक सेंट्रल पंजाब के डिवीजनों तक है, दूसरी सिंध की चंद डिवीजनों तक है, ये तो उससे बाहर है ही नहीं। लिहाजा जो आपने तो जो एनालिसिस करना है वो ये करना है कि पहला एनालिसिस तो ये ना कि 1150 सीटों पे इलेक्शन है, उनमें से आप बताएं कि JUI कितने सीटों पे उम्मीदवार खड़े कर सकती है, पीपल्स पार्टी और PMLN कितने पे कर सकती है, और आपको साफ पता लग जाएगा कि एक ही वफाकी पार्टी है, एक ही वफाकी लीडर है। जो डेप्थ है इमरान खान की वो तो बाकी तो कोई उसके करीब भी नहीं। आप लोग भी दावे करते हैं कि अपोजिशन के लोग आप लोगों के साथ राब्ते में है, नून लीग के लोग आप लोगों के साथ राब्ते में। कल एहसन इकबाल साहब कह रहे थे, शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कहा कि 22 लोग राब्ते में हैं। एहसन इकबाल ने कल कहा कि 5 वुज़रा राब्ते में हैं जो वो इंतजार करें कि उनको टिकट मिले, उधर से ग्रीन सिग्नल मिले तो वो पार्टी छोड़कर नून लीग में शामिल हो। तो क्या ये हवा में तीर चला रहे हैं नून लीग वाले? देखिए, इससे आप अंदाजा लगाए ना कितने झूठे हैं। यानी इनको झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हो गया ख्वाजा आसिफ हो गया, एहसन इकबाल हो गया, ये मतलब 70-80 साल के हो गए हैं, लेकिन इतना कन्वीनियंटली झूठ बोलते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग हुई है। उन्होंने कई जो अपने डेकेड्स हैं ये झूठ बोलते ही गुजारे हैं और इतना पक्का मुंह बना के झूठ बोलेंगे कि लोग हैरान हो जाते हैं। अब आप देखिए कि इनके साथ 22 लोग हों तो ये जो रूस जूते खा रहे हैं क्यों खाए? गलत में मान लें, ये जाहिर है कि इनके साथ इनके अपने लोग भी जो है इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इनके साथ है या नहीं है। ये एक्चुअली इस उम्र के हिस्से में आ गए हुए हैं कि ये लोग ऑलमोस्ट पागल हो चुके हैं।
इनका कोई जो है, इनकी तो मौजें लगी हुई थी। यहाँ मुझे बताइए, मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर है और दुबई से तनख्वाह ले रहा है। मुल्क का वज़ीर आज़म है और वो दुबई की कंपनी में जो है वो मुलाज़म है। ये अपना जो मुल्क का जो एक प्लानिंग मिनिस्टर है और फिर इंटीरियर मिनिस्टर है, वो मदीना में जो है वो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों के कैरेक्टर्स का, इन लोगों की जो है वो आप इन्होंने जो मुल्क के साथ किया वो आपके सामने, आपने तो खुद सब देखा है। कौन आप सही बाप पार्टी क्यों नाराज हो रही है? अब जब इलेक्शन ईयर स्टार्ट होने वाला है, हुकूमत अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, नए इलेक्शंस आने वाले हैं, अब इत्तेहादी क्यों नाराज हो रहे हैं? ये तो वक्त था कि इत्तेहादी के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे पिछले 4 सालों में दूर हो जाने चाहिए थे। अब वक्त में, इस ऐसे वक्त में आकर वो अगर इत्तेहाद छोड़ने की धमकी दें तो ये तो खतरनाक होगा आप लोगों के लिए। कोई नहीं छोड़ेगा जी, सारे साथ हैं, तो ऐसी बात नहीं। ऊपर नीचे छोटे मोटी जब इस तरह की चीजें आती हैं तो उसमें अंदर लोग होते हैं, उसकी ख्वाहिशें होती हैं। सही, कोई बंदा जो है वो अपनी पर्सनल एजेंडाज होते हैं, चीजें छोटी मोटी पॉलिटिक्स में चलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर साहब, एक ऐसे मौके पर जब अपोजिशन ने खूब एक महाज गर्म किया हुआ है आपके ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत इत्तेहादी आपसे नाराज़ रहते हैं, बाप पार्टी भी खुलकर अब सामने आ रही है, वो भी इत्तेहाद छोड़ने की धमकी दे रही है क्योंकि आप लोग वजारत नहीं दे रहे हैं। फिर हुकूमती बेंचेस के अंदर खुद से एक रिफ्ट हमें नज़र आती है, बहुत से लोग खुलकर सामने आए, नूर आलम खान इसकी मिसाल है, कुछ और लोग हमने माजी में देखा इनके खिलाफ खुलकर सामने आए। ऐसे में वुज़रा की कारकर्दगी को जांचते हुए सर्टिफिकेट्स देना, और उन वुज़रा को सर्टिफिकेट्स हमने देखे मिले जिनका अवामी खिदमत में कोई रोल नज़र नहीं आता है, मेरिट पर बड़े सवालात हम नहीं उठा रहे, पार्टी के अंदर अपने लोग उठा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ा ख़त लिख दिया है कि क्या में आ रहा है। तो ये दुरुस्त फैसला था ऐसे मौके पर प्राइम मिनिस्टर का ये कि जो है ना सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जाएं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि दुरुस्त फैसला था। उसकी वजह ये चीज़ें इंटरनल होती हैं। आप सारी कैबिनेट की मीटिंग करते, उसकी बिल्कुल आप स्ट्रिक्टली कर देते कि कोई बाहर चीज़ें नहीं जाएं, और फिर जिनकी कारकर्दगी अच्छी थी उनकी कारकर्दगी बताते, आप जिनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं थे उनको बताते, जिनकी कारकर्दगी बिल्कुल ख़राब रही है उन्हें तब्दील कर देते, और उसके बाद कोई भी एक, चाहे वज़ीर आज़म या कोई भी उनका स्पोक्समैन आके जो है वो तफसील बताता। यानी अब आप एक तकरीब कर रहे हैं, हाँ। आपके कोई 50 से ज़्यादा वज़रा और मुशीर हैं, और उसमें से आप 10 लोगों को पिक करेंगे, तो बाकी लोग क्या फील करेंगे? यानी ख़ास तौर पे वो लोग जो ये समझते हैं कि हमारी वज़ारत ने शायद किसी की वज़ारत से ज़्यादा काम किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान ने तकरीबन वही गलती की है जो उन्होंने 2013 में पार्टी इलेक्शंस करा दिए थे, जनरल इलेक्शन से पहले, और उसमें ज़ाहिर है ग्रुपिंग सामने आ गई थी। अब ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब सवालात उठाए, देखिए आपने ये कहा कि इन 10 वज़रा को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप बताते कि जी इनको नंबर 1 मैं क्यों दे रहा हूँ, हाँ। या ज्यूरी जो भी आपने बनाई थी वो क्यों दे रही है, ये उनकी कारकर्दगी है, उन्होंने इतना फ़ायदा पहुंचाया है, इतना नुकसान हुआ है, ये उन्होंने चीज़ों को रिकवर किया है, इनको मैं नंबर 2 दे रहा हूं। उनकी ये कि आप जब किसी को सर्टिफिकेट देते हैं ना तो आप साइटेशन पढ़ते हैं, और साइटेशन पढ़ के बताते हैं कि किस वजह से आपने दी है। तो जाहिर है दूसरे जो वज़रा हैं वो फिर ये फील करेंगे, अगर हमें तो पता था ईवीएम पर ये हुकूमत बड़ी खुश थी, ईवीएम पर फवाद चौधरी साहब ने काम किया, फिर बाद में अब शिबली फराज साहब उस पर काम कर रहे हैं। ये हुकूमत तो बिल्कुल इस बात पर बज़िद है, बल्कि ये 2023 के इंतखाबात करवाने की पूरी मनसूबाबंदी प्लान कर चुकी है ईवीएम के जरिए करवाने पर। फिर आप लोग अपनी खारजा पॉलिसी को लेकर, ये हुकूमत बहुत ज़्यादा पूरा एतमाद थी कि हम खारजा पॉलिसी के मैदान में बड़ी कामयाबी हमारी,
तो ये वजीर हमें कहीं नजर नहीं आए, ना शिबली फराज कहीं नजर आए, ना फवाद चौधरी नजर आए, वजीर दिफा हमारे कहाँ पे गए, फिर शाह महमूद कुरैशी हमारे कहाँ पर गए। तो मेरिट का म्यार आपको कोई नजर आया? नहीं, हमें तो यही समझ, मतलब मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि किसकी कारकर्दगी, आप कोई तफसील तो बताएं ना कि इसकी कारकर्दगी अच्छी थी दूसरों के मुकाबले। आप जैसे वजीर दाखिला हैं, तो वजीर दाखिला तो जो TLP के साथ मुज़ाकरात थे, उन्होंने तो इनसे बात करने से इनकार कर दिया था। हाँ। तो आपने उनको वो दे दिया है। तो और बहुत सी चीज़ें, सवालात उठ सकते हैं। किसी को अप्रिशिएट करना कोई बुरी बात नहीं है कि आप ये कहते हैं कि हाँ ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अंदर करते हैं। आपका मतलब है ये तकरीब के जरिए पूरी आवाम के सामने खोल के रख देना, तो जाहिर है जो बाकी वुज़रा टॉप 10 में नहीं आए, जाहिर है इंसान शर्मिंदगी भी महसूस करता है। जिस तरह स्टूडेंट्स नहीं होते, जो कोई फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, जो फेल हो जाते हैं तो फेल होने वाले हिसाब है ना। कुछ लोग तो टॉप 20 में भी नहीं आए, तो वो तो बिल्कुल ही फेल होने वाला हिसाब है, तो वो तो शर्मिंदगी का बायस है। अच्छा, जो बिल्कुल फेल हुए, अच्छा इंटरनल मैं क्यों कह रहा हूँ कि पहले आप इंटरनल करते, सबको बताते कि इनकी कारकर्दगी जो है वो फलां से बेहतर है। जिस वजीर को आप उस 10 में नहीं शामिल करना चाहते थे उनको भी बताते कि मैंने या ज्यूरी ने आपको क्यों नहीं शामिल किया। फिर उनको क्राइटेरियन, जब आपने ज्यूरी बनाई थी तो क्राइटेरियन कोई बताते। जब इंटरनली लोगों को मुतमईन कर लेते आप, फिर भले आप सर्टिफिकेट देते, ऐलान करते, सर्टिफिकेट देते, लेकिन अचानक आपने जो चीज़ें की हैं उससे खुद और किसी को कोई नहीं हुआ, लेकिन खुद गवर्नमेंट के अंदर एक रिफ्ट सी आ गई है। गवर्नमेंट के अंदर अब जिन्होंने ज़्यादा काम किया होगा और उनको नहीं मिला, तो उनके अंदर डिमोरलाइजेशन आई होगी। उनके अंदर फिर वो ये सोचेंगे कि हाँ यार इसके लिए मुझे किसको मुतमईन करना है। तो ये जो डिमोरलाइजेशन है मजहर अब्बास साहब, आइंदा आने वाले जो 1.5 साल रह गया है इस हुकूमत का, ये डिमोरलाइजेशन के जो असरात हैं क्या ये नजर आएंगे? बहुत ज्यादा तो नहीं नजर आएंगे, लेकिन लोग जाहिर है खुश नहीं होंगे। पार्टी के अंदर पहले ही बहुत ग्रुपिंग्स हैं, PTI के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग्स हैं हर सतह पे। पंजाब में ले लें, खैबर पख्तूनख्वा में ले लें, सिंध में ले लें, बलूचिस्तान का तो एक दूसरा मामला होता है। लेकिन आपकी अब पार्टी देखें, सारी पार्टी तहलील हो गई पूरे पाकिस्तान में। आपने चंद ऑर्गेनाइजर्स बना दिए हैं, अब लोग जो है उनके पीछे जा रहे हैं। तो PTI का जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वो PTI की वजह से हुआ है। PTI को मेरा ख्याल है तंजीम भी जिस तरह तहलील की गई। अब खैबर पख्तूनख्वा में आप पहला फेज हारे, तो वहाँ की तंजीम अगर तहलील हो तो समझ में आता है। उसकी बुनियाद पे आपने पूरे पाकिस्तान की तंजीमें तहलील कर दी। तो मेरा ख्याल है कि PTI जो है वो ऑर्गेनाइजेशनली अपने आप को सही मानों में गैदर नहीं कर पा रही, सही मानों में ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही। याद है आपको अब एक शख्स जो आप मुझे कह सकें कि नहीं ये काम था इस पे? देखिए, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करूंगा, किसी को कि किसने काम किया है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास भी वो तफसीलात नहीं हो, मुमकिन है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इन 10 वज़रा ने बाकी वज़रा के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा काम किया है, और बाकी वज़रा को जब आपने इंक्लूड नहीं किया तो उसकी क्या वजूहत थी। मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या क्राइटेरियन था कि जिसकी बुनियाद पे ये 10 लोग सेलेक्ट किए गए। तो ये जो चीजें हैं, एक आम आदमी, क्योंकि आपने आम आदमी के सामने रखे ना इन 10 लोगों को कि जी ये मेरे 10 बेहतरीन लोग हैं। तो अब उन 10 लोगों को लोग जानना चाहते हैं ना यार कि अगर आपने रज़ाक दाऊद साहब को रखा है तो आपने क्यों रखा है, खुसरो बख्तियार साहब को रखा है तो क्या उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है, फ़खर इमाम साहब को रखा है तो उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया है, ताकि लोग कंपेयर कर सकें कि भाई अली मोहम्मद खान ने भी पार्लियामेंट में इकट्ठा करने के लिए बहुत काम किया और लोगों ने भी। तो लेकिन खुलकर 2 लोग सामने आए, अली मोहम्मद खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इन्होंने वाकई दिल पे ले लिया है। और देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर वजारत खारजा ने आपके मुताबिक आपके मेयार पे काम नहीं किया, अगर वजारत दिफा ने आपके मेयार पे काम नहीं किया, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के तौर पे मोईद यूसुफ साहब को आपने, अगर फॉरेन मिनिस्ट्री नाकाम रही है और जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री नाकाम रही है, तो जो मोईद यूसुफ साहब हैं वो कैसे कामयाब हो गए?
विदाउट द हेल्प ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इसको बेहतर था कि पहले इंटरनली इसको डिस्कस करते। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो ऑपोजिशन की हलचल है, इसको आपको क्या इंडिकेशन लग रही है? अदम एतमाद की मजबूती आपको लग रही है, कामयाबी नज़र आ रही है, या सिर्फ ये एक धमकियाँ? क्योंकि आज जब मैं ये देख रही थी कि कौमी असम्बली में एक करारदाद जमा कराई जाएगी जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब तक शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस का फैसला नहीं हो जाता हम तकरीर नहीं करने देंगे, भरपूर हम एहतजाज करेंगे। तो ये हमें लग रहा है कि हुकूमत को कोई खौफ है शहबाज शरीफ से, अब उनको बात करने से भी रोक रहे हैं। तो ये जो पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में मिलना मिलाना हुआ है, ऑपोजिशन की बैठकें हुई हैं, ये क्या इंडिकेशन है? हुकूमत के खिलाफ कोई आपको लग रहा है कोई ताकतें मजबूत हो रही हैं? देखिए शादिया, अगर ऑपोजिशन जो है वो इस तरह की एक्सरसाइज कर भी रही है तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन को फ़ायदा नहीं होगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि अब इलेक्शंस में रह गए हैं 1.5 साल। यही साल आप समझ लें कि इलेक्शन आप जो भी हुकूमत ने करना है करे। अब इसमें जो ऑपोजिशन का ऑलरेडी स्ट्रैटेजी है, मेरा ख्याल है अगर ऑपोजिशन सिर्फ उस पर अपना रहती कि जो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन वो अपोजिशन जीत कर दिखाती, खैबर पख्तूनख्वा में सेकंड फेज़ में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जीतती, तो ग्राउंड पे अपोजिशन नज़र आती। वो बल्दियाती इलेक्शन में अगर कामयाबी हासिल करने के बाद ये दावा करते और इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन फ़र्ज़ करें PMLN जीत जाए या खैबर पख्तूनख्वा में जो है अपोजिशन को मज़ीद कामयाबी हासिल हो जिस तरह फेज़ 1 में हासिल हुआ था, तो इमरान खान के लिए साहब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगला इलेक्शन। लेकिन अगर अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं और अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है तो अपोजिशन को बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और इवन अगर कामयाब हो जाती है तो क्या होगा? एक इंटरम सेटअप बन जाएगा। जब इंटरम सेटअप बन जाएगा तो इमरान खान तो अपोजिशन में फिर होंगे, तो इमरान खान अपोजिशन तो फिर उस दौरान जो पीरियड जो भी चाहे वो साल भर के लिए इंटरम गवर्नमेंट ज्यादा खतरनाक होंगे माह के लिए हो, तो वो इमरान खान साहब के लिए ज्यादा खुला स्पेस उनको मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है अपोजिशन वो बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इनकी कोई साइब स्ट्रेटजी है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर साहब तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्रिकेट के PSL की तरह सियासत का PSL भी अवाम की नज़रों का मरकज़ बना हुआ है। हुकूमती बैट्समैन अभी पिच पर खड़े हैं और ऑपोजिशन की जो फास्ट बॉलर्स हैं ये मैदान में उतर चुके हैं। महसूस ऐसे होता है कि एम्पायर्स भी न्यूट्रल हैं। शहबाज शरीफ जो है ये अटैकिंग बाउलर होते हुए डिलीवरी पे डिलीवरी मार रहे हैं और जिस तरह हुकूमती बल्लेबाज खेलने की कोशिश करते हैं वहाँ इत्तेहादियों की हमें फील्डिंग नज़र आती है। कुछ खिलाड़ियों के मैच फिक्सिंग की कहानियाँ भी बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। हुकूमती टीम चूंकि ये दावा कर रही है कि ऑपोजिशन के खिलाड़ी फिक्सिंग के लिए तैयार हैं, जबकि ऑपोजिशन भी ये दावा कर रही है कि हुकूमत के जो खिलाड़ी हैं वो भी मैच फिक्सिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी ओवर्स भी बहुत बाकी हैं और कोई बड़ी विकेट भी नहीं गिरी है। हुकूमत जो मार्च में ऑपोजिशन का महंगाई मार्च रोकने की तैयारियां किए बैठी है और शेख रशीद बिलंगो बान दावे करते नजर आ रहे थे, मगर अब हुकूमत अदम एतमाद के जोड़ तोड़ और भाव ताव में पड़ गई है, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन मुखालिफिन को भी नहीं छोड़ा। मुस्लिम लीग खाफ के चौधरियों को फ़ोन करके फासले कम तो किए, तो कहीं MQM के वफ्द को बुलाकर अपनी कहानी को सेट करने की कोशिश की। इस बार तो वो लंबे बूट पहने बगैर ही सियासी दरिया हमें अबूर करते हुए नजर आ रहे हैं। मरीम नवाज ये दावा करती हैं कि हुकूमत की जो कश्ती है ये डूबने वाली है और तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। साथ ही एहसन इकबाल ये कहते हैं कि हुकूमत के जो 5 वुज़रा हैं ये हमसे टिकट लेने के लिए तैयार खड़े हैं।
इमरान खान साहब की नाकामी का बोझ लेकर उनके इत्तेहादी मैदान में नहीं जाएंगे, उनके एमएनएज नहीं उतर सकते, उनके एमपीएज नहीं उतर सकते। आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें। अब नून लीग की रहनुमा बोलें और शहबाज गिल साहब ना बोलें, ये तो बहुत ही कम होता है। शहबाज गिल ये कहते हैं कि नून लीग के 24 लोग हमारे साथ हैं, वो बज़ाहिर तो उनके साथ होंगे अगर वोट वहीं डालते हैं जहां डालना होता है, जैसा कि सेनेट में हुआ। क्या कहा शहबाज गिल ने, ये भी देखिए। हर रोज कहते हैं कि हुकूमत के फलां बंदे से हमारा राब्ता है, आप मैदान में आइए। अभी ये फरवरी भी आ रहा है और मार्च भी आ रहा है, आपको हम दिखाएंगे कि कहां कहां कौन कौन किस किस की टिकट लेता है। तकरीबन 24 लोग हैं जो आपसे बहुत तंग हैं। उनमें से 2 लोगों ने आपकी पिछली मीटिंग में ये कहा इस्तीफे देने को तैयार हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो भगौड़े बने हुए हैं वो वापस आए। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से मिलने के बाद काफ लीग के साथ राब्ते में है, जबकि नून लीग जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ राब्ते में है। गुज़श्ता दिनों MQM से मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की और बाद में ANP भी MQM के रहनुमाओं से हमें गपशप करती हुई नजर आई, जबकि इत्तेहादियों में काफ लीग और MQM के रहनुमाओं के दरमियान भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद जो मुल्की सियासी जोड़ तोड़ की सियासत है, इस पर मुस्लिम लीग काफ के सरबराह परवेज़ इलाही ने कहा कि किचन में सामान इकट्ठा किया जा रहा है, देखें क्या पकता है। क्या कहा परवेज़ इलाही साहब ने, ज़रा देखिए। देखें जी, अवाम की तरफ तो हर वक्त ध्यान रहता है, तो इसीलिए तो जो कोई गलत काम आता है तो हम एजिटेट करते हैं और मिलके एक आवाज़ बुलंद करते हैं। अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। उधर इत्तेहादियों के साथ राब्ते तेज हैं तो उधर बाप पार्टी के इत्तेहादी बिगड़े हमें नजर आ रहे हैं। बाप पार्टी ने आज सेनेट इजलास से वॉकआउट किया। पार्टी रहनुमा सेनेटर उमर ज़ई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें कहीं से इशारे मिलना बंद हो गए हैं। अब जिस तरह बाप पार्टी आज तहरीक इंसाफ से वजारतें मांग रही है, इशारों की बातें कर रही है, इसी तरह काफ लीग ने भी नाराज़गी का ऐलान करके वजारत ली थी और MQM ने भी वजारत ली थी, जबकि अख्तर महंगल के मुतालिबात ना मानने पर उनकी पार्टी ने हुकूमत से पहले इत्तेहाद ख़त्म कर दिया है। नाज़रीन, कुछ इख्तलाफात पार्टी के अंदर भी सर उठा चुके हैं, जिन्हें अब अगर बरवक्त ख़त्म ना किया गया तो ये यकीनन ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि जोड़ तोड़ का तोड़ थोड़ा नाजुक होता है। अब बात करते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पहले आएगी या फिर मार्च में महंगाई मार्च तक जो है ना बात पहले जाएगी, क्या होने जा रहा है, इसी मौजू पर मैं बात करूँगी। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं, साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, ये मुलाकात सिर्फ लुक बिजी डू नथिंग वाली बात है या वाकई अब पुरजोश हैं आप लोग अदम एतमाद को लाने के लिए, न सिर्फ लाने के लिए, इस यकीन के साथ कि ये कामयाब होगी? पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस आपने जो क्रिकेट की जबान में जिस तरह से आपने इंट्रो में अपना ये मौजूदा वाक़यात की आपने तर्जमानी की, बहुत खूबसूरत थी। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए इस वक्त अब 3.25 साल हो चले हुकूमत के, जितनी इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और जितनी जो है एक पाकिस्तान की जिल्लत और रुसवाई में धकेल दिया गया है, पाकिस्तान की गैरत और हमीयत को भी जो है वो रोल दिया है, और जिस तरह से हमें जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है IMF के या उनके ताबे कर दिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि अब कोई भी ऑपोजिशन की या एलाइज जितने भी गवर्नमेंट के हैं या हुकूमत के अपने जो इलेक्टेबल्स हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करनी है, जिन्होंने अवाम के पास जाना है अनकरीब, क्योंकि अगले आप देखें 6 महीने में तो वैसे ही जनरल यानी कैंपेन शुरू हो जाएगी जनरल इलेक्शन की तरफ, तो ये यकीनी बात है कि जी बिल्कुल शुरू हो जाएगा। अब इसलिए वो लोग ये गवारा कर ही नहीं सकते हैं कि वो हल्के में जाएं, इलाके में जाएं, PTI वाले और लोग उनको बल्ले मारें। बल्ले पर मोहर तो एक दरकिनार रही, वो बल्ले मारेंगे लोग इनको, क्योंकि उनका जीना दो भर कर दिया गया है। अगर गुर्बत की दहलीज से आपने जो है 2 करोड़ लोगों को जो है नीचे धकेल दिया है, चाहे कि आपने जो है 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर देने थे, कशकोल का प्याला तोड़ना था, और आपने ड्रम लेके दुनिया सारी में भिखारी बना दिया पाकिस्तान को। आप अपने जरा कॉल ऑफ फेल में ताजाद तो देखिएगा, जरा जाने तो दें। मोहतरम इमरान खान साहब कहते हैं 18 तारीख को जलसा करूंगा, जरा जाएं तो सही, लोग इनसे पूछेंगे और जो कुछ इनका हाल होने वाला है आप देखेंगे। तो जलसा करने में माहिर है PM साहब, बड़े जलसे करने में वैसे प्राइम मिनिस्टर का कुछ सानी नहीं है।
नहीं, वो जब तक उनके साथ कोई और कुव्वतें होती हैं वो तभी होता है, जब आशीर्वाद होती है, जब वो इनको इकट्ठा करके देते हैं तभी करते हैं। ये अपने तहीं जाएंगे तो और इन हालात आशीर्वाद नहीं है, जाएंगे। आप कह रहे हैं अब वो आशीर्वाद नहीं है क्या? आप लोगों को भी कहीं से इशारे मिले हैं जिस तरह बाप पार्टी को मिले? नहीं, इशारों वाली बात नहीं है। देखें वो भी मैं समझता हूं पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन है, हमारी भी उतनी ही है जितना बाकियों का हक है, इसलिए हम उनको गैर मुतनाज़ा रखना चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया, अंपायर की उंगली उठनी थी, इमरान खान जो कहते रहे सिलेक्टेड हुए, हम उससे भी। लेकिन देखें अब क्यों कर वो अपने ऊपर ये तमाम तर ये लेंगे कि इस मुल्क की बदहाली की जिम्मेवारी वो अपने सर क्यों लेंगे? एक नाअहल जो है हुक्मरान हुकूमत आई जिनकी टीम जो थी, आज यानी अंदाजा करें कि अगर मुराद सईद को नंबर 1 का तमगा मिल जाता है काबीना में, तो फिर आप अंदाजा कर लीजिएगा कि वो कितनी जबरदस्त काबीना है इमरान खान साहब की, जिसका मुराद सईद जो है हुकूमत के अगर पांव उखड़ेंगे तो अपनी कारकर्दगी की वजह से उखड़ेंगे। अब आप लोग जरा अपनी बताएं, कभी आप लोग मैं बता जी सवाल सुन लें, कभी आप लोग एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कभी बगलगीर होते हैं, कभी इल्जामात लगाते हैं, कभी एक दूसरे का माजी याद दिलाते हैं, कभी कहते हैं कि हमें उस पर भरोसा नहीं है। अब एक बार फिर से आप लोगों का इकट्ठा होना, जरदारी साहब का, बिलावल साहब का, शहबाज शरीफ साहब के पास जाके मुलाकात करना, आदम एतमाद के हवाले से बात करना और फिर बड़े पुरएतमाद नजर आना इस हुकूमत को गिराने के लिए, ये वक्ती इत्तेहाद है या वाकई ऑपोजिशन में यकजहती अब हमें नजर आएगी जब तक ये हुकूमत घर नहीं चली जाती? देखें, एक बात समझने की है कि हम इंडिपेंडेंट जमाते हैं और हमने एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शंस लड़ने हैं। बिल्कुल, हमने जाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने ही मुताहरिब होकर लड़ना है। ये एक बुलबुला आया था इमरान खान की शक्ल में जिसने बहुत बड़े बड़े लंबे छोड़ी और बबांगे दो दावे किए ऐसे, जिसकी नाकामी जो है अब ये उसी तरह मुनहदम हो जाएगी ये जमात भी, क्योंकि इमरान खान ने जितने बातें की थी सारी यू टर्न होके जो है रिवर्सल पे आए हैं। तो इसलिए हमारी तो मुताहारिब जमातें होंगी, लेकिन हम ये एक नुक्ते पर बड़ा वाज़े तौर पर जो है हमें क्लैरिटी है कि अगर हमसे भी लोग पूछते हैं कि भाई चलें वो तो नाअहल हैं, उन्होंने तो अजाब हमारे ऊपर खड़ा कर दिया, आप क्या कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी अवाम का उतना ही प्रेशर है। यकीन कीजिएगा कि हम कहीं, मैं खुद अपना बताता हूं कि पेट्रोल पंप पर जो खड़े होते हैं तो पेट्रोल वो भी पूछता है सर कदों है ना तो जान छुड़ा रहे हो। तो अब बताएंगे ऐसी सूरत में हमारा, चले बाकी सूबों को तो छोड़ दें, सिंध में तो आप लोगों की हुकूमत है, ये तीसरा टेन्योर है आप लोगों का सिंध में, क्या सिंध के आवाम की हालत बदलने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब रही है? देखिए, ये जो आप देखें जरा, फिर एक तो ये है कि जो हमारे सिंध के महासल थे जो वफाक ने देना थे एड्स, वो उसमें NFC अवार्ड के तहत वो नहीं दिए, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर पानी की तकसीम को भी देखें तो वो भी इन्होंने नहीं किया। नंबर 3, गैस और बिजली जो कि उनकी वफाक की डोमेन में है, वफाक की डोमेन में, उससे भी हमें स्टाफ किया गया। तो हमारे साथ जो कुछ इस वक्त वफाक ने किया, जाहिर है कि हम जो है उस हद तक, लेकिन हमने बहुत कुछ किया है। हम इसलिए कि हमारे पास इस वक्त जितनी हमारी अददी बरतरी है, किसी और सूबे में किसी हुकूमत को वो अददी बरतरी नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। और आप यकीन कीजिएगा कि अब आज भी इलेक्शन हो या 2023 में इलेक्शन हो, तो हम स्वीप करेंगे जहां तक सिंध का ताल्लुक है। तो इसी से आप बैरोमीटर अंदाजा कीजिएगा। उसके बरक्स आप देखें पीटीआई के जो बलदियाती इलेक्शन KPK में हुए हैं, उसमें पीटीआई को एक तहसील, एक जिले की भी निजामत नहीं मिली है, चेयरमैनी नहीं मिली है। तो अदम एतमाद लाने के लिए, अदम एतमाद लाने के लिए क्या ऑपोजिशन नंबर्स पूरे कर सकती है? क्या इत्तेहादी आपके साथ मिलने को तैयार है? मौलाना साहब के और शहबाज शरीफ साहब की भी आज शाम में मुलाकात हुई, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा था एतमाद हम पूरी प्लानिंग के साथ लेकर आएंगे, इत्तेहादियों के साथ भी हम राब्ते में हैं। तो क्या आप लोगों का जो अदम एतमाद है ये पहले होगा या जो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है, महंगाई मार्च है, ये उसके बाद होगा? क्या प्लानिंग क्या है आप लोगों की?
देखें 23 मार्च से तो पहले होगा, लेकिन 27 फरवरी को हम भी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। एक बात मैं अर्ज करता चलूं कि ये पीडीएम ने हमारी बात अगर पहले मानी होती, यकीन करें कि हमने पंजाब से शुरुआत करना थी और उस वक्त हमारे पास अददी बरतरी थी, यकीन करें हमारे पास जो है उस वक्त तरीन साहब का जो फैक्टर था 38 मेंबर्स वो थे। उस वक्त जो है पीएमएल काफ के साथ भी राब्ते हो चुके थे और अगर पंजाब में नंबर पूरे थे आप लोगों के, हमारी बात मानती बुज़दार साहब को घर भेजने के लिए। जी बिल्कुल, अगर उस वक्त पंजाब से अगर शुरुआत करते तो हम मरकज में आसानी से पहुंच सकते थे। लेकिन बावजूद मैं कोई इसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि अब हम दोबारा एक तहरीक चलने जा रहे हैं। शायद उनको बुज़दार सूट करता था क्योंकि बुज़दार का और मुआजना जब शहबाज शरीफ के साथ होता है, शहबाज शरीफ साहब के साथ बुज़दार साहब का, तो वो उनको एक एडवांटेज मिलता है, बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। शायद वो उसको चाहते थे कि ये तवातर रहे। क्यों? इसलिए मैं अर्ज करूं क्योंकि फिर चीफ मिनिस्ट्री किसी और को देना पड़ती और वो शायद हमारे पीडीएम के या दोस्तों को या पीएमएल उनको वो काबिल कबूल नहीं था, इसलिए मौखर किया। देखें पहले ये हमारे से कहते थे कि कंप्लीट बाइकआउट करें पीडीएम में, हमने कहा नहीं, बाइकआउट किसी कीमत पर नहीं करना। और आपने देखा कि जब हमारी बात मानी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो आपने हर जिमनी इलेक्शन आपने उनको बुरी तरह हराया। हत्ता कि डस्का में जो एक वर्डिक्ट आया उनके खिलाफ, उसने भी रिबाउंड किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, माहिर कानून, साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।